वीडियो जो हो रही है डीएचएफएल शेयर होल्डर के लिए नहीं हो रही, जो इसमें परेशान लोग हैं और जो कॉमन पीपल लोग हैं जो टैक्स भरते हैं और इस इंडिया को चलाते हैं पूरी तरह से, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा। तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो अभी मेन सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एफडी होल्डर्स जो थे और जो एनसीडी होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो उनके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ मैंने लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करके प्रोसेस करना है। काफ़ी ट्राई किया है कि ये जो एफडी होल्डर्स अपना पैसा कहाँ से रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मित्तल जी हैं, वो उनके ट्विटर हैंडल पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कम्युनिटी टाइप में। और जैसे कि आर्टिकल भी आपके साथ में शेयर करा था जहाँ पे बताया था कि वहाँ पे कुछ पैसे देने की बात की जा रही है, लेकिन वो उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था। एक्चुअली वो इंटरेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और जितना अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट करा उतना भी नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये सेम सिचुएशन हो रखी है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मित्तल जी का मैं ट्विटर हैंडल नीचे दे दूंगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है एनसीडी होल्डर्स के बारे में। इनके बारे में वो कोई पता नहीं चल रहा कि इन्होंने भी जो डिबेंचर्स लिए थे वो कहाँ पे इनको उसका रिफंड मिलने वाला है। मैंने एक्चुअली चेक भी करा जाके कि एनसीएलटी में जाके देखूँ तो वेबसाइट नहीं चल रही इनकी, ठीक है, गवर्नमेंट वाली है ये। और मैंने क्रेडिट ऑफ कमेटी के बारे में भी करने की कोशिश करी कि देखो कुछ होता है, तो यहाँ पे भी वेबसाइट नहीं चली। अब भैया देखिए, जो बंदे पैसे लगा के बैठे हैं इसके अंदर में लॉन्ग टाइम के विजन के हिसाब से लेके बैठे थे, या फिक्स अपना अमाउंट जो भी अपना अमाउंट सेविंग के हिसाब से रखे हुए थे कि नहीं आने वाले टाइम में काफ़ी रियायत मिलेगी, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसके ऊपर मैं अब एक और केस कर दिया, एनसीएलटी के ऊपर मैं केस कर दिया, पता नहीं किस वजह से। जो मेन कंसर्न जो आपका ये है कि इन लोगों का पैसा इनके पास में जाना चाहिए, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक न्यूज़ जो लेके आया मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे इन्होंने मेनली ये चीज़ बताई गई है कि एनसीएलटी ने जो ये 4000 करोड़ का जो सेटलमेंट करा है वो एक्चुअली में जो उसका अमाउंट था 5000 करोड़ के आसपास का अमाउंट था, और 26 लोगों ने इसमें किया, जिसमें से कपिल वाधवा जी भी हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो आके ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो चलिए छोड़िए उनकी बातें, वो तो निकल खिसक गए। अभी ये जो कहा जा रहा है इसमें आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ पे एनसीएलटी जो ये सारा रिसॉल्व कर रही है, सारी चीज़ें इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रही है, मतलब डिसोल्यूशन का काम जो कर रही है इस कंपनी का, उससे क्या होगा कि जो भी पैसा आएगा वो अमाउंट दे दिया जाएगा जो क्रेडिट और कमेटी को पास में जाएगा, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी एसेट्स वैसेट्स होगी फिर वो पैसा लेके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप मेन कंसर्न ये आता है कि अगर आप लेने जा रहे हैं पैसा तो कहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, वही सबसे मेन कम्युनिकेट नहीं बना रखा कि कुछ आके सीधी सीधे गए कितने टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। बार बार आप जा रहे हैं वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं कि कब न्यूज़ आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, आप सारी न्यूज़ को पढ़ रहे हैं, सारी वीडियोस को आप देख रहे हैं कि भैया कुछ तो पता चल रहा है हमारा पैसा कब मिलने वाला है, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा है, ना वेबसाइट में क्लियर होकर ले रहा है और ना ही इनके क्रेडिट कमेटी में आके क्लियर चीज़ें हो रही है। पहले मैं आप लोगों को बताऊँ दिक्कत कहाँ आने स्टार्ट हो जाती है, जब जैसे आपने कहीं पे रिवाइवल करा कि मैं ये पैसा यहाँ जमा कर रहा हूँ और ये मेरा पैसा लेके किसी थर्ड पर्सन को पैसा देगा, तो ठीक रहता है। ये काम करता है जब आप काम कर रहे हैं कस्टमर टू कस्टमर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। जैसे आपने पैसा उठाया और अपने ही जैसे बंदे को पैसा दे दिया, लेकिन ये पैसा उठा के क्या करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं, वहाँ पे वो पता नहीं क्या ऐसी मैनेजमेंट में काम करती है, वो क्राइटेरिया को चेक नहीं करते। और जहाँ पे इस केस में डीएचएफएल के साथ में क्या हुआ था कि आपको पता ही होगा, आईएलएफ करके है जो आप चेक कर सकते हैं, वो डिफ़ॉल्ट करी थी। वहाँ पे उन्होंने बॉन्ड उनको दिए थे उतने ज़्यादा हैवी अमाउंट में। मैं मानता हूँ कि हाँ भाई आपने अच्छे हिसाब से देखे थे, लेकिन आपको कुछ क्राइटेरिया चेक करने चाहिए, फिर वहाँ पे आपको फ्रॉड वाली चीज़ आएगी। लेकिन ऐसा चीज़ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें तभी सिंपल तरीके से चलती है जैसे कस्टमर टू कस्टमर ही चलता रहे। आप पैसा देने के लिए राजी हैं, मैं पैसा देने के लिए राजी हूँ, लेकिन जो आप यहाँ से पैसा उठा के बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देते हैं, वहाँ पे दिक्कत पता है क्या चीज़ें होती है। आपने वहाँ पे से बॉन्ड बना के तो दे दिया, लेकिन उसके एवज़ में आपने कुछ वहाँ पे वो नहीं ले रखा कि उसके एवज़ में अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपको वहाँ से रिकवरी कैसे होगी, वो चीज़ के बारे में तो सोचते नहीं कि एस्टिमेट देखते हैं इसकी अर्निंग्स जिस हिसाब से ये है, फेक बना दो, ऑडिटर फेक बना के वहाँ से ऊपर की तरफ में चढ़ा दो और हमें आने वाले टाइम में हमें ये बड़ा बड़ा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो ये चीज़ को सोच के बंदे वहाँ पे ये जैसे डीएचएफएल ने वहाँ पे उनको बॉन्ड इशू कर दिए, मतलब दे दिए उनको पैसे और बॉन्ड उठा लिए वहाँ से। हमारे वाले कंडीशन में क्या है, जैसे हमें पैसा लेना है, जैसे कि आपने होम के लिए लोन लिया, जैसे डीएचएफएल होम लोन का ही काम करती थी। फिर इसका एग्जांपल अगर मैं एचडीएफसी का देख लूँ, वहाँ पे वो सीधा क्या करता है, कस्टमर टू कस्टमर काम करता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है चीज़ों को। पैसा उठाया, पैसा उठाने के बाद वहाँ पे उसने क्या करा
कि डायरेक्ट उन लोगों को दिया जो होम ले रहे हैं। अगर वो लेके भागते भी हैं, मतलब नहीं पे कर पाते, तो उनका घर बेच के कम से कम वो तो अपने पास में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो क्या करते हैं, कस्टमर से पैसा उठाए, आम पब्लिक से पैसा उठाया और फिर बड़े-बड़े जो भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे उनको पैसा दे दिया और भैया कहा कि बॉन्ड का हमें वो दे दो पेपर बना के, हम उसको ही चाटते रहेंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ और चीज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसके साथ में ही। अभी मेन क्वेश्चन आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, आप मुझे पूरी स्टोरी नहीं सुननी है, मेरे को ये समझना है कि जो है मैंने फिक्स डिपॉजिट डीएचएफएल में करा रखा है, अभी उसकी क्या करंट कंडीशन होने वाली है। तो मैंने वही कहा, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए उनके साथ में, तो काफ़ी बेटर रहेगा। आपको आपको अपडेट मिलती रहेंगी, वो कर रहे हैं इस चीज़ के फॉलोअप ले रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उनसे दिल से रिस्पेक्ट है मेरे लिए कि वो इस चीज़ के बारे में सोच के सबको साथ में लेके सबको उनका बराबर पैसा मिले। ये नहीं कि भैया जो उन्होंने कुछ भी मिल रहा है तो वो ले रहे हैं, वो पूरा लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एनसीडी होल्डर्स के लिए मेरे लिए ये थोड़ा-सा ये है कि आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्रेडिट ऑफ कमेटी में। ये 2 वेबसाइट है जो कि मेरे पास में तो चल नहीं रही है। अगर आपके पास में चलती है तो एक बार रूटीन में एक बार चेक ज़रूर करती रहिए कि डीएचएफएल से रिलेटेड अगर इसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी पता है कि इससे रिलेटेड कि एफडी होल्डर से लेकर एनसीडी होल्डर से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आप लोगों को पता है तो कमेंट में प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगी और एक कम्युनिटी बनेगी, तो फिर जो भी है इनके सामने में जो है पैसा रिकवर करने की चीज़ आ जाएगी। अब आप लोग का मेन क्वेश्चन हो गया है पिरामिल क्या कर रहा है यहाँ पे। पिरामिल ने भैया देखो, उसने क्रेडिट ऑफ कमेटी से वो उठा लिया है। अब तुम वहाँ पे उसे कॉल मारोगे कि मेरा पैसा कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ है, तो वो घंटा कुछ नहीं बोलेगा, कह रहा है क्रेडिट ऑफ कमेटी वालों के पास वो एनसीएलटी में हमने सारा निपटा दिया है, अब हमारे पल्ले में नहीं है। अब वो किसको पकड़ेगा, वो डेटर्स को पकड़ेगा, जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं उनसे वो पैसा रिकवर करेगा। जितना इसने इन्वेस्टमेंट करा 35-40 हज़ार करोड़ के आसपास में, उससे 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास में अगर वो रिकवर कर पाया बैड डेटर से, ये प्रोविज़न वालों से, तो उसके लिए बेनिफिट रहेगा। उससे तो उम्मीद छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस करने आया बंदा, उसकी भी गलती नहीं है, ठीक है। वो ये ऐसे यहाँ पे शक्तिमान बनेगा नहीं यहाँ पे आके कि भैया वहाँ से पैसा रिकवर करके ये जो एनसीडी होल्डर्स है एफडी होल्डर्स को पैसा दिया जाए। तो आप लोगों को मेन कंसर्न यही होना चाहिए कि आपको इन दोनों का एक कलर पकड़ना पड़ेगा, एनसीएलटी का और यहाँ पे क्रेडिट ऑफ कमेटी का। यहाँ पे जो 2 वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे आके ज़रूर चेक कीजिएगा कि हो रहा है कि नहीं। वेबसाइट तो चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे केस ज़रूर डाल रखा है मित्तल जी ने। वहाँ पे उसके खिलाफ वो सेटलमेंट की बात करी जा रही थी, तो वैसी चीज़ें हो रही थी। और यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आती, अभी भी अगर इसके शेयर देखेंगे अभी भी ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है ट्रेड होने दो। लोग अभी भी उम्मीद बना के रखें कि इस शेयर को मैं खरीद लूँ, कि अभी भी ये 450 550 चला जाएगा, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा आरबीआई से लेकर रिलेटेड है। आपके पास इतने रिजर्व पड़े हुए हैं, आप उस रिजर्व का करेंगे क्या? पैसा मार्केट में है नहीं, लोगों के पास इनकम नहीं है, वो पैसा चला नहीं पा रहे, इकोनॉमी कैसे रन होगी भाई? तुम आरबीआई क्या सोच के बैठे हो? तुमने अभी जो क्रेडिट पॉलिसी भी लेके आया उसमें कुछ ज़्यादा धमाल वाली चीज़ें नहीं करी। मतलब कहा कि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ बोला कि हम डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं। अरे भैया वो पहले दो तो सही जनता के हाथ में पैसा, तभी तो वो लगाएगी पैसा। तो उसके लिए तुम कर नहीं रहे, जो अपने रिजर्व बढ़ाए जा रहे, पता नहीं क्या राजा महाराजा बनना है वो रिजर्व रख के। भाई जब तक कैश का फ्लो नहीं चलेगा पूरे इंडिया में, तब तक इकोनॉमी अच्छे ट्रैक पे आने में बहुत मुश्किल होगी। और एक तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं, जो कि अभी इस बजट में बात करी नहीं गई है। और आपको जो चीज़ें दिख रही है कि इसमें जो खर्चा मतलब टैक्स वैक्स नहीं लगाया, आपको बड़ा सुंदर दिख रहा है, लेकिन ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ाएगा इंडिया के लिए। और जो भी आपकी जो पीढ़ी आएगी उसके ऊपर ये बोझ जा रहा है धीरे धीरे। आप इस चीज़ को समझिए। कोरोना में खर्चा हो रहा है। अभी सबसे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो रही है, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने की जो चीज़ें करी जा रही है, उसके लिए मैं थोड़ा नेगेटिव में हूँ। थोड़ा सा दे देता हूँ, मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा कि क्यों ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूँ मेन चीज़ जो होती है, देखिए क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ को करें जिसका बिल्कुल यूज़ नहीं है। लेकिन जो आपकी नेसेसरी वाली चीज़ है, अगर टेलीकॉम में कितना अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे रिलायंस हो गई, जियो लेके आई, और वो भारतीय एयरटेल, आइडिया, ये पैसे कमा रहे हैं भाई। तो तुम तो पहले से हो एमटीएनएल और बीएसएनएल लाके अपनी सर्विसेज खराब करके उनको तुमने चांस दे दिया इतने ऊपर बढ़ने के लिए। मन चाहे रेट में ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब तुम्हें देश को डेवलप करना, तो टेलीकॉम सेक्टर में थोड़ा अच्छा करना चाहिए, बीएसएनएल की सर्विस अच्छी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अच्छी करनी है। अब तुम वेट कर रहे हो कि जियो और ये भारतीय एयरटेल ये सारी चीज़ें आके पहले कवर अप कर लें ये सारी चीज़ें, और उनका बेनिफिट होता रहे, वो पैसा कमा लें। ये
जो नेसेसरी है आम जनता की, अगर आप उसी से पैसा बना लोगे तो आपको चीज़ें बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ से आपको इतना कैश फ्लो आएगा कि हम ही जनता जो है हम पैसा वहाँ पे पैसा देंगी, वहाँ से आपके पास प्रॉफ़िट आएगा, फिर उसी पैसे को आप लगा सकते हैं हमारी ही डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज़ को नहीं सोच रही है गवर्नमेंट और बेचने में लगी है, और फिर जैसे-जैसे पैंडेमिक आया कोई फिर ऐसे भी भयानक, तो फिर वहाँ पे पैसे होंगे नहीं, फिर कैसे, मतलब बहुत क्राइसिस हो सकता है। वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी एफडी जो होल्डर हैं और एसडीडी होल्डर्स हैं उनके साथ वेबसाइट मैं बता देता हूँ, ये दोनों और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, एक बार चेक ज़रूर कर दीजिएगा। और मित्तर जी का ट्विटर हैंडल है, उनसे एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो लोग आके कमेंट में, जिन लोगों को थोड़ा-सा आइडिया लग रहा है कि कैसे करके ये सारी चीज़ें होगी, किस प्रोसेस में होगी, तो कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।